So, dear students, through this presentation, we will going to learn about the nasal and pulmonary drug delivery system, and the major content which will going to cover consist the anatomy, advantages, factors, pathway, and etc. तो इम्पोर्टेंटली जो नेजल एंड पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसका एक जो सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल जो आप मेडिसिन स्टोर या अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं दैट इज द इनहेलर्स। तो उसमें एस्थमा और बहुत सारी चीज़ें होती है, बस नेजल एंड पल्मोनरी को उतना फ्रीली पेशेंट कंप्लायबल नहीं होता है क्योंकि जनरली ओरली ही सबसे ज़्यादा ईज ऑफ एप्लीकेशन होता है और उसकी तुलना में नेजल एंड पल्मोनरी काफ़ी टफ होता है। तो ये उतना पॉपुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये प्रोवाइड करता है दैट इज द हाई एंड अ वेरी बिग सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। So moving on to the next slide, we'll get that these are some of the problems which are associated in contrast to other conventional delivery systems. This is about the nasal drug delivery system. Obviously चूंकि नोज ही उसका रूट है तो एनाटॉमी ऑफ द नोज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो nasal cavity consists of the passage of around 12 to 4 centimeter and the passage runs from nasal vestibule to nasal pharynx. ये कुछ डिटेल्स हैं, ये जनरली आप नोज की जो एनाटॉमी होगी उसके बारे में आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देयर इज नथिंग मच मोर टू टेल। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द पीएच सेक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डोजेज फॉर्म में जो पीएच रेंज है दैट इज़ 5.5 to 6.5 एंड 5.0 to 6.7। ये काफ़ी इशू एक हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी डोजेज फॉर्म को तैयार करने में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। सो सेकेंडली जस्ट जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द डोज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेजल की जो एल्वियोलिक सेक्शन है जो कि नेजल का पार्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि अभी हमने इस डायग्राम के पर्पज से देखा था। इसमें जब आप देखेंगे तो जो कैविटी पोर्शन है ये वाला पोर्शन, दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स दी वेरी लार्ज सरफेस एरिया, जिसकी वजह से काफ़ी एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब जैसा कि इसमें देखा था हमने कि द लाइनिंग इज सिलिएटेड और हाईली वस्कुलर and rich in mucous gland. तो highly vascular part is very important to understand because the blood circulation जब बहुत तेज होता है तो ड्रग्स और डोजेज फॉर्म को थ्रू नेजल कैविटी ब्लड सर्कुलेशन में आने में काफ़ी मदद मिलती है और उससे काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी आते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दी जो चीज़ें हैं, यही चीज़ उसको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन भी देती है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देती है और डेफिनेटली नॉन इन्वेजिव तो है ही, जो कि पेरेंटल्स के सेक्शन में जिसको एक डीमेरिट प्रोवाइड करता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्वियसली चूंकि लार्ज वस्कुलर एरिया मिलेगा, लार्ज सरफेस एरिया को, जैसा कि हमने बायो अवेलेबिलिटी वाले एक सेक्शन में क्लास पे हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था कि लार्जर सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हायर बायो अवेलेबिलिटी फॉर द ड्रग्स। तो अवॉइडेंस ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि जीआईटी से अगर जाएंगे तो उसका एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत सारे डोजेज फॉर्म को जो डैमेज कर देता है उससे बच जाता है क्योंकि डायरेक्टली नेजल कैविटी से ब्लड में एंट्री हो जाएगी। इम्प्रूव बायोबिलिटी इज ऑल्सो बड़ा फीचर और नेजल सेक्शन में ये है कि बायो अवेलेबिलिटी बहुत फास्ट मिलती है जिससे कि काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। और सेकेंडली चूंकि जीआईटी को पास करना है जो अवॉइड कर सकते हैं तो जीआईटी इन्वायरमेंट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, तो लोअर डोज एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट भी रहेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया वो शायद मैंने पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया उसको कि इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, ये मैं नहीं मानता। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों ही ठीक नहीं है नेजल के सेक्शन में, बट यस
इसको इसलिए मेंशन किया है बिकॉज ऑफ द हेल्प विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द इनहेलर्स, और अभी जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके जो चीज़ें आ रही हैं उसकी मदद से काफ़ी हद तक नेजल एडमिनिस्ट्रेशन को किया जा सकता है। तो इसलिए ये भी एक उसका बड़ा फीचर है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल प्रोसीड। और अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। उसमें नेजल कैविटी प्रोवाइड्स स्मॉलर एब्जॉर्प्शन व्हेन कंपेयर टू जीआईटी, तो है ही, बट कुछ सेक्शन में जीआईटी यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, इसलिए ये डिसएडवांटेज उतना प्रोमिनेंसी नहीं रखेगा। दूसरा, और डिलीवरी यानी पेशेंट कंप्लायबल, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, तो वो पेशेंट कंप्लायबिलिटी उतनी नहीं मिलेगी, इसलिए ये पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट है। सेकेंडली, नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ज़रिए अभी जो मैकेनिस्टिक्स हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिस्टिक का मतलब कि आपने देखा होगा डायबिटीज़ में इंसुलिन पेन को लगाते हैं तो उसका एक मैकेनिस्टिक होता है कि प्री डिफाइंड डोज के साथ पेशेंट को उसमें लोड किया जा सकता है, तो वो एक प्री डिफाइंड डोज को बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, तो ये इज कॉल्ड एज डिफाइंड मैकेनिस्टिक्स। पर ये चीज़ जो है नेजल जो इन मिकोजल जो इस डिलीवरी सिस्टम है, इसमें ये पेशेंट कंप्लायबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स इतनी अच्छी मिलती नहीं है। सो दिस इज व्हाई इट्स वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज। मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स, जो कि ऐसे फैक्टर मतलब नेजल एब्जॉर्प्शन के जरिए ड्रग्स को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो काफ़ी हद तक इफेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स की साइज की जो ड्रग्स होंगी, जैसे कि मेंशन है 100 डाल्सन, तो वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट को डिक्रीज करना भी सभी तरह के मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल नहीं होता है। जैसा कि मैंने बायोफार्मास्यूटिक्स के दौरान एनहेंसमेंट ऑफ बायोबिलिटी वाले सेक्शन में साइज रिडक्शन के ऊपर जब बात करी थी, तो माइक्रोनाइजेशन टेक्निक के जरिए साइज रिड्यूस किया जाता है ड्रग्स का, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एवरी ड्रग मॉलिक्यूल, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट एक काफ़ी क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेकेंड पार्ट इज द लिपोफिलिसिटी। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्रग्स का बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस के लिए उसका हाईली लिपोफिलिक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि जब हम जीआईटी के लिए मतलब ओरली ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी दोनों देखनी पड़ती है, क्योंकि जीआईटी में जब वो रहेगी तो उसका हाइड्रोफिलिक होना ज़रूरी है, और जब वो जीआईटी मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब हो रही होगी तब उसका लिपोफिलिक होना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में नेजल एब्जॉर्प्शन के ज़रिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लिपोफिलिक नेचर की है तो भी वो हो सकता है। लाइक एप्रिनोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल आर सम ऑफ द गुड एग्जांपल्स जो अभी आप देख रहे हैं। सो लिपोफिलिसिटी यही है एक फैक्टर कि नेजल एब्जॉर्प्शन के जरिए ड्रग्स का हाईली लिपोफिलिक होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। pH should be optimum for maximum absorption, means 5.5 to 6.5 तो मिलते ही है, ताकि नॉन आयनाइज्ड लिपोफिलिक सेक्शंस और अनआयनाइज्ड की बात करें जैसा कि जीआईटी में ज़रूरी है, वैसे ड्रग्स अगर ज़्यादातर एसिडिक पोर्शन की तरफ जाएंगी तो उसे नेजल डिलीवरी की तरफ नहीं दिया जा सकता। तो इस तरीके से था। नेक्स्ट इज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, और नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जरिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बढ़ता है अगर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जितना भी हाई होगा। मींस कहने का मतलब ये कि जैसे ओरल डिलीवरी सिस्टम में जब हम डोजेज फॉर्म के ऊपर डोज को लोड करते हैं तो हम अपने कॉन्सेंट्रेशन को वेरिएट कर सकते हैं, लेकिन ड्रग डिलीवरी नेजल रूट के मामले में हम उसे उतना वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि नेजल डिलीवरी सिस्टम में बनाए हुए जो डिज़ाइंस हैं उसमें ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को उतना कर पाना इफेक्टिव नहीं है। सो ये पॉइंट थे गाइस अभी अपन ने जो कवर किए हैं, मैं आगे इसमें नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो आज हमने जो देखा था कंटेंट, इसमें हमने
मेरिट्स डिमेरिट्स है एनाटॉमी ऑफ द नोज, देन उसके बाद कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और फैक्टर अफेक्टिंग में वी आर अंडर प्रोसेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे।